Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you are all doing well. So we have discussed about the abnormal molar masses in our previous class. Today we are discussing Van Hoff factor. So in 1806, Van Hoff introduced a factor named as Van Hoff factor to express the extent of association or dissociation of solute in a solution. So we have discussed or we have talked about dissociation and association of solutes in solution, and it leads to abnormal molar masses in our previous class. So today we are gonna discuss about Van Hoff factor, how he talked about dissociation and associations. So आज हम बात करेंगे वेन हॉफ के फैक्टर के बारे में, और वेन हॉफ ने भी हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से एबनॉर्मल मोलर मासेस में क्या फ़र्क हुआ वो बताया वेन हॉफ ने हमें। वेन हॉफ फैक्टर को अगर हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ये होता है एक रेशो होता है, रेशो ऑफ रेशो होता है नॉर्मल नॉर्मल और ऑब्जर्व मोलर मास का। नॉर्मल मास और ऑब्जर्व मोलर मास, नॉर्मल मास इज टू ऑब्जर्व मोलर मास। इस रेशियो को हम कहते हैं वेन हॉफ फैक्टर, या वेन हॉफ फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? वेन हॉफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को एसोसिएशन और डिसोसिएशन बताया था। एसोसिएशन और डिसोसिएशन बताया था। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन में हमारा दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड मिलके एक सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, या ए कोई कंपाउंड है, एन नंबर ऑफ मोल्स अगर है उनका, तो ये ACN बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा मोलर मास है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी? लोअर होगी यहाँ पे कॉलिगेटिव। इस डिसोसिएशन के केस में हमारा क्या होगा? एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारा डिसोसिएट होगा 2 to 3 एलिमेंट्स या ए और बी में, लास्ट क्लास में बताया। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास या मोलैरिटी या मोलर मास क्या होगा, यहाँ पे हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ पे एक मोल CN डिसोशिएट हो रहा है तो ये एक मोल A बनाएगा और एक मोल B बनाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा अगर 4 मोल है तो यहाँ पे ये 2 मोल ऐसा कुछ बनाएगा। तो ये होता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन का डिफरेंस। तो हमने ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अब इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से अब क्या है, इस एसोसिएशन में हमारा क्या होता है? एसोसिएशन में हमारा मोलर मास क्या हो जाता है कि मोलर मास इंक्रीज कर जाने का मतलब ये है कि ऑब्जर्व जो मोलर मास होता है वो हमारा जो अब हमने जैसे कि आई फैक्टर जो होता है वो ऑब्जर्व मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास का हमारा एक रेशियो है। तो एसोसिएशन के केस में क्या हो जाता है कि जो ऑब्जर्व मोलर मास जो होता है वो ज़्यादा ज़्यादा होता है क्या? नॉर्मल मोलर मास से। इस केस को कहते हैं हम क्या? इस केस को कहते हैं, मतलब इस केस को हम एसोसिएशन केस कहते हैं। इस केस में हमारा जो आई की वैल्यू होती है, वो 1 से कम होती है, लेस देन 1। आई की जो वैल्यू होती है, वेन हॉफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। इस केस को हम कहते हैं एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में क्या होता है? अब डिसोसिएशन के केस में क्या होता है कि डिसोसिएशन के केस में हमारा एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है O और B में। तो यहाँ पे अगर एक मोल C का है तो यहाँ एक मोल A का बनाएगा और एक मोल B का बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोलैरिटी है या मोलर कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर एक एक मोल का है तो यहाँ एक मोल A एक मोल B टोटल मोल, हाँ यहाँ पे बना 2 मोल सोल्यूशन। तो इस केस में हमारा क्या होगा? इस केस में हमारा जो वेन हॉफ का फैक्टर है आई है, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। 1 से ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जर्व मोलर मास जो होता है वो कम होता है। ऑब्जर्व मोलर मास क्या होता है? ऑब्जर्व मोलर मास की वैल्यू बहुत कम होती है, लेसर वैल्यूज होती हैं। अब जैसे हमको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्स
जिससे हमको ये पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है मोलर मास, तो हम आई को ऐसा वैन हॉफ फैक्टर को एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक ऐसा केस आएगा या सोल्यूशन का एक ऐसा सोल्यूशन में एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन, दोनों नहीं होगा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन जहाँ पे दोनों नहीं होगा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन अगर दोनों नहीं होगा, तो उस केस में हमारा आई की वैल्यू कितनी होगी? उस केस में हमारा आई की वैल्यू 1 होगी, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल मास है, नॉर्मल मोलर मास है और ऑब्जर्व मोलर मास है, वो दोनों, उसकी दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो इस केस में हमारा आई की वैल्यू वेंट हॉफ फैक्टर हमारा उस सोल्यूशन में जहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों नहीं होता होगा, उस केस में हमारा आई की वैल्यू वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, 1 ही रहेगी। अभी तक जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, उन सब की जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट किए थे वो सब होते हैं थ्योरेटिकल वैल्यूज़। क्या होते हैं? थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं। अब इसमें यहाँ हमने वेन हॉफ फैक्टर को जब यहाँ पे इंक्लूड किया, इंक्लूजन ऑफ वेन हॉफ फैक्टर हुआ, तो यहाँ पे हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ थी या जो हमारा फॉर्मूला था वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे जैसे हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमारा जो फॉर्मूला होता था या वो होता था हमारा ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा चेंज हो जाता है आई एक्स सॉल्यूट। ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होता था, प्योर सोल्यूशन होता था, वो डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू एक्स होता था, मोल फ्रैक्शन। अब इसमें हमारा ये आई फैक्टर क्या है? हमारा आई फैक्टर हमारा है वेन हॉफ फैक्टर, ये इंक्लूड हो जाता है। सेम हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता था? डेल्टा टी बी, बी क्या था? बी कांस्टेंट था बॉइलिंग पॉइंट का, इक्वल टू के बी एम होता था। अब इसमें हमारा वेन हॉफ फैक्टर आई ऐसे चेंज होगा, मतलब वेन हॉफ फैक्टर का इंक्लूजन की वजह से हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे वो। थर्ड था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा बराबर होता था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम होता था। अब इसमें आई इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब इंक्लूड करेंगे हम क्या? वेन हॉफ फैक्टर। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब हमने डिस्कस किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बराबर होता था पाई इज इक्वल टू सी आर टी के बराबर होता था। तो यहाँ पे आई पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी हमारा ये वेन हॉफ फैक्टर के इंक्लूजन के बाद हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बहुत थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, और चेंजेस होने के बाद इनकी जो फॉर्मूलाज हैं वो ये हैं। ये जो जितने फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे बताया वेन हॉफ फैक्टर के आने के बाद या एक्सटेंड, उसने थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया एसोसिएशन और डिसोसिएशन को, थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज आए, जैसे कि अलग अलग 4 हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे, उस 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग फार्मूलाज बने उसके बेसिस पे। अब उसने यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ पे जैसे वेंट हॉफ ने डिस्कस किया है, तो उसने कैसे डिस्कस किया? उसने बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, टोटल सोल्यूशन में से कितनी चीज़ें डिसोशिएट हुआ, उसको उसने बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि किसी सोल्यूशन में से, किसी सोल्यूशन में कितनी चीज़ें थी टोटल और उसमें से कितना डिसोशिएट हुआ, उसने उसको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज करो कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमारा जो जितना एम आयन डिसोशिएट हुआ, मतलब जिसमें हमारे पास एम आयन हमारे पास डिसोशिएट हुए, सही से देख लेना, यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम।
एम आयन हमारा डिसोशिएट हुए। अगर अगर हम 1 मोल सल्यूट लेंगे, 1 मोल सल्यूट लेंगे और इसमें से अल्फ़ा हमारा डिसोशिएट होगा, अल्फ़ा हमारा क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, या जिसको कहें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तब इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेज हुआ जहाँ पे हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, कोई कंपाउंड कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ, उस पॉइंट पे हमारे सोल्यूशन का जो क्वांटिटी होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम अभी हम यहाँ बताएंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट नहीं हुआ। जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो अल्फ़ा है डिसोशिएट हुआ, टोटल हमारे पास 1 था, तो कितना मोल डिसोशिएट नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अनडिसोशिएटेड। कितना मतलब कितना बचा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू 1 हमारा टोटल था, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, उसमें से हमारा अल्फ़ा डिसोशिएट हुआ, तो 1 माइनस अल्फ़ा अगर हम करेंगे तो हमारा अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ से, या अनडिसोशिएटेड जितना बचा वो आ जाएगा। अब इसके बाद हम ये बताएंगे कितना डिसॉल्व हुआ या कितना डिसोशिएट हुआ। जैसे हमने बताया एम डिसोशिएट हुआ, सॉरी, जितना हमने बताया कि डिसोशिएट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म कितना बना, मतलब आयंस कितना बना, आयंस फॉर्म्ड कितने आयंस बने, हमने बोला एम आयंस, एम आयंस हमारा डिसोशिएट हुआ था, तो अल्फ़ा अल्फ़ा हमारा क्या है डिसोशिएशन है, कि अल्फ़ा इतना डिसोशिएट हुआ, हमारा एम क्या है नंबर्स हैं एम, तो ये हमारा क्या है टोटल आयंस डिसोशिएटेड, कितना आयंस डिसोशिएट हो रहा है, कितना आयंस फॉर्म हुआ, डिसोशिएशन के बाद ही फॉर्म आयंस बनेगी, तो कितना बना। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर हम सोल्यूशन में कि टोटल कितना प्रेजेंट है, टोटल हमारे पास कितने है, इतना हमारा डिसोशिएट हुआ और इतना हमारा बना, तो ये हमारे पास टोटल है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा, ये हमारे पास टोटल है। अब वेन हाउ फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन हाउ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेन हाउ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये है आई फैक्टर। अब आई को यहाँ अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा, ये हमारा था ऑब्जर्व, कितना ऑब्जर्व किया, टोटल नंबर कितना है, एक बोल सोल्यूशन 1। ठीक, अब इसको जब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारा 1, हमारा सॉरी आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा बचा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा एम माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1, यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। ये है हमारा क्या डिसोसिएशन का, कि कितना मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुआ हमारा। अब हमें ये पता है कि हमारा डिसोसिएशन आई जो वेन हाउ फैक्टर होता है वो बराबर होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। इसी चीज़ से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, या हमारा जो डिसोशिएट होता है कंप्लीट डिसोसिएशन होता है जिनका, तो इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी टाइप सोल्यूशंस में, एक्सक्यूज में, जो हमारा ए बी टाइप सोल्यूशंस है, जैसे हमारे पास ए बी टाइप सोल्यूशन जैसे KCl है, NaCl है, या बहुत बाकी बाकी हैं, NaCl है, इन टाइप में हमारा अल्फ़ा की वैल्यू होगी हमारे कितनी, अल्फ़ा जो हमारा एम इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, एम इज इक्वल टू 2 होगा, ये 1 और ये 2 होगा, तो हमारे यहाँ पे अल्फ़ा की डिसोसिएशन कितना होगा हमारा आई माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक, अगर हमारा ये हमारा बाइनरी था। अब ट्राइनरी के केस में क्या होगा, जैसे कि हमारा AB2 टाइप्स में, AB2 टाइप्स इलेक्ट्रोलाइट्स में, AB2 जैसे कि जिसमें आता है हमारा CaCl2। ठीक, इस टाइप में हमारा डिसोसिएशन एम हमारा कितना होगा, एम हमारा 3 होगा,
सी ए एक, दो ये तीन, टोटल तीन। तो इस केस में हमारा डिसोसिएशन बराबर होगा I-1/2। ये होता है हमारा डिसोसिएशन का, कितना कैसे डिसोसिएट हो, और हम अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट या अल्फा कैसे निकाल सकते हैं हम। ये होता है हमारा वेन हॉफ फैक्टर। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर द टाइम।